मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलाडेरा, आज अपने एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विद्यार्थियों को आंतरिक निरीक्षण और उसकी समीक्षा के संबंध में चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत मैं आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य, आदर्श आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों विशेषताओं के संबंध में डिस्कस करेंगे तथा आंतरिक निरीक्षण के लाभ, आंतरिक निरीक्षण की हानियां और आंतरिक निरीक्षण की समीक्षा को हम दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे। पहला, आंतरिक निरीक्षण और उसकी समीक्षा, इंटरनल चेक एंड रिव्यू। आंतरिक निरीक्षण लेखा संबंध नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसका संबंध कार्य करने की व्यवस्था से होता है। इसके अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का संपादन किसी एक व्यक्ति के अधिकार में न रहे। इसके लिए प्रत्येक कार्य को कई उपकार्यों में विभक्त कर दिया जाता है तथा एक व्यक्ति केवल एक उपकार्य का संपादन करता है। इस प्रकार वह कार्य व व्यवहार पूर्ण रूप से पूर्व कई हाथों में होकर गुजरता है और कार्य के होने के दौरान ही उसकी जांच होती रहती है, जिससे गबन व गलती की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस प्रकार यह व्यावसायिक व्यवहारों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया है। आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल चेक। आंतरिक नियंत्रणों में दो भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। दूसरा आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। आंतरिक निरीक्षण को परिभाषित करते हुए डिक्सी ने कहा है कि आंतरिक निरीक्षण को लेखा प्रक्रिया के ऐसे प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे गलती, गबन स्वतः रुक जाते हैं अथवा पुस्तपालन के संचालक द्वारा पकड़ में आ जाते हैं। IMCPA के अनुसार आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक संस्थान की लेखा अवधि को इस प्रकार स्थापित किया जाता है ताकि लेखा व प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के पूर्ण और स्वतंत्र नियंत्रण में न रहे। इसके विपरीत एक कर्मचारी का कार्य दूसरे का पूरक हो और व्यापार में स्वयं कर्मचारी द्वारा ही निरंतर अंकेक्षण होता रहे। आंतरिक निरीक्षण की एक सर्वांगीण परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं एस्पेक्ट्स का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में न रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारियों द्वारा जांचा जा सके ताकि बिना दलबंदी के, कॉल्यूजन के गबन न हो सके और यदि हो तो वह शीघ्र में पकड़ में आ जाए और इस प्रकार गलतियों की संभावना भी कम रह जाए। आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा का विश्लेषण। उक्त परिभाषा के आधार पर आंतरिक निरीक्षण के निम्नलिखित तत्व होंगे। पहला, कर्मचारियों में कार्य विभाजन की व्यवस्था। आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कार्य विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था है इसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार के तथा उसे संबंधित लेखे के कई भाग कर दिए जाते हैं तथा एक कर्मचारी से केवल एक भाग के संबंधित लेखा कार्य को संपादित कराया जाता है। दूसरा, अनिवार्य जांच। इसके अंतर्गत पहला कर्मचारी कार्य के एक भाग को पूरा करके जिस स्थान पर उसे छोड़ता है, दूसरा कर्मचारी उस कार्य को अपने हाथ में लेता है तथा पहले व्यक्ति द्वारा किए गए भाग की जांच करता है और उस कार्य का अपना हिस्सा पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार जांच कार्य चलता जाता है और आगे बढ़ता जाता है तथा पूर्ण होने पर भी पूर्व कई हाथों में होकर गुजरता है। तीसरा, बिना दलबंदी के गबन छिपे रहना असंभव। आंतरिक निरीक्षण की दशा में यदि कोई व्यक्ति गबन करता है तो उसके आगे वाले कर्मचारियों द्वारा जांच के तुरंत पकड़ में आ जाएगा। यह गबन तभी छिप सकता है जबकि एक व्यक्ति के कार्य में लगे कर्मचारी आपस में मिल जाएं। गलतियों की संभावना कम। एक व्यक्ति के कार्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच होने के कारण गलती यदि हो तो भी कार्य के साथ में पकड़ में आ जाती है और हिसाब किताब में गलती की संभावना कम हो जाती है। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे हुए क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण है जो व्यवसाय के इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रायः निरंतर किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षण कार्य के अधीन कार्य करता है।
आंतरिक अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक प्रोफेशनल अंकेक्षक की योग्यताएं हों। आंतरिक निरीक्षण का संबंध प्रमुख रूप से लेखा व आर्थिक मामलों से होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ऐसी निजी कंपनियों जिनका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक है अथवा 100 करोड़ से अधिक का ऋण बकाया चल रहे हैं को आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। आंतरिक अंकेक्षण का उत्तरदायित्व रक्षात्मक है। यह देखता है कि व्यापार की संपत्तियों के लेखे में व सुरक्षा का उचित प्रबंध है। व्यापार में होने वाले उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। प्रत्येक व्यवहार का लिए निर्धारित की हुई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और हिसाब किताब व्यवहारों में एक सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के रक्षात्मक भाग की तुलना एक सिपाही से की जा सकती है। जैसी सिपाही की उपस्थिति मात्र से गड़बड़ करने वालों के लिए पर्याप्त भय का कारण होती है, उसी प्रकार यह तथ्य कि आंतरिक अंकेक्षण न जाने किस समय बिना पूर्व सूचना के किस कर्मचारी के कार्य की जांच कर ले, प्रत्येक कर्मचारी के मन में एक भय बनाए रखता है जिससे यह अपना कार्य सावधानी से करता है, गड़बड़ी का साहस नहीं करता। लेकिन एक आंतरिक अंकेक्षक व सिपाही में इससे अधिक समानता नहीं है। सिपाही का कार्य दूसरों द्वारा बनाए गए कानूनों को कायम रखना है और यह देखना है कि व्यक्ति उन कानूनों का पालन करते हैं या नहीं। उसका यह कार्य नहीं है कि वह अपने अनुभव के आधार पर यह देखे कि कोई कानून विशेष उचित है अथवा अनुचित, प्रभावशाली है या नहीं। एक आंतरिक अंकेक्षण इसके विपरीत यह देखता है कि निर्धारित नियमों का न केवल पालन ही किया जाता है बल्कि वे उचित एवं प्रभावशाली भी हैं। इस संबंध में उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि वह इस नियमों का अध्ययन कर सुधार के संबंध में समय समय पर प्रबंधकों को रचनात्मक सुझाव दे। आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य: ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक, छल कपट रोकना। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली जहां अपनाई जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी यह समझता है कि उसका कार्य फौरन ही दूसरा व्यक्ति देखेगा, अतः उस पर नैतिक प्रभाव यह पड़ता है कि वह छल कपट न करे। अशुद्धियों को रोकना: प्रत्येक व्यक्ति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि कार्य शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाएगा तो वह सावधानी से कार्य करेगा, जिससे अशुद्धियों की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अशुद्धियों एवं छल कपट को शीघ्र ढूंढना: प्रत्येक व्यक्ति का कार्य शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच किए जाने के कारण अशुद्धियां एवं छल कपट यदि हो तो शीघ्र पकड़ में आ जाते हैं। उत्तरदायित्व निर्धारित करना: आंतरिक निरीक्षण द्वारा कर्मचारियों का कार्य निश्चित कर दिया जाता है जिससे काम में गड़बड़ी के संबंध में उत्तरदायी किसी निश्चित व्यक्ति पर डाला जा सकता है। पांचवा, व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना: आंतरिक निरीक्षण का यह उद्देश्य भी है कि व्यवसाय में होने वाले समस्त व्यवहारों का सही लेखा किया जा सके। अंतिम खातों को शीघ्र तैयार करना: आंतरिक निरीक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि लेखा कर्म को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वह वर्ष के समाप्त होने पर अंतिम खाते शीघ्र तैयार हो सकें। सातवां, अंकेक्षण कार्य का सरल होना: आंतरिक निरीक्षण इसलिए भी अपनाया जाता है कि अंकेक्षक को पूरा कार्य न करना पड़े और परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग के द्वारा वह अपना कार्य शीघ्र समाप्त करके अपनी रिपोर्ट दे सके। आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं: कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। आंतरिक निरीक्षण की कोई भी ऐसी प्रणाली को निर्धारित नहीं की जा सकती जिसके सब प्रकार के व्यवहारों में लागू किया जा सके। प्रत्येक व्यवसाय में अपनी विशेषताएं होती हैं, इसीलिए उनके अनुसार व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली लागू करनी चाहिए। फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जो प्रत्येक आंतरिक निरीक्षण में पाई जानी चाहिए। वे निम्नलिखित हैं। कर्मचारियों के संबंध में योग्यता एवं प्रशिक्षण: प्रत्येक कर्मचारी उसको दिए गए कार्य के लिए योग्य होना चाहिए और प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। दूसरा, ईमानदार: कर्मचारी ईमानदार होने चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने से पूर्व उनका पिछला इतिहास जानना चाहिए। जमानत: कर्मचारियों की जमानत ली जानी चाहिए ताकि गबन करने पर जमानत देने वाले से रकम वसूल की जा सके। देखरेख: कर्मचारियों पर समुचित देखरेख होनी चाहिए ताकि यह विश्वास हो कि वे लोग उस कार्य को भली प्रकार कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। उत्तरदायित्व का निर्धारण:
प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि गबन, हानि व कुशलता के संबंध में किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके। कर्तव्य विभाजन से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी विभाग का पूर्ण नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में न हो। जो व्यक्ति लेखा कार्य में लगे हैं उन्हें संपत्तियों का अधिकार नहीं देना चाहिए। जैसे रोकड़ व प्रतिभूतियां किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहनी चाहिए। कर्तव्य विभाजन द्वारा इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को कम से कम एक बार स्वतंत्र रूप से जांच हो सके। कर्मचारियों के हेर फेर रोटेशन करते रहना चाहिए। कार्य का अधिकृत किया जाना, ऑथोराइजेशन, प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। व्यवहार तभी किया जाए जबकि वह किसी निश्चित अधिकारी द्वारा अधिकृत कर दिया जाए। अनिवार्य छुट्टियां, विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए। लेखा के संबंध में लेखा की उचित प्रणाली, पुस्तपालन की उचित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। जैसे दोहरा लेखा पद्धति, खाता बही की स्वकीय संतुलन प्रणाली अपनानी चाहिए। प्रमाणकों को रखने व फाइल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए। प्रक्रिया पुस्तिका, एक प्रक्रिया पुस्तिका होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवहार की प्रक्रिया, प्रोसीजर का ब्यौरा हो। प्रपत्र, फॉर्म्स, व्यावसायिक व्यवहारों को आवश्यक प्रपत्र फॉर्म्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे बीजक, क्रयादेश आदि। अन्य विशेषताएं, मशीनों का प्रयोग, यथासंभव मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे रोकड़ बिक्री लिखने के लिए रोकड़ रजिस्टर, कैश रजिस्टर। डाक पर नियंत्रण, बाहर के आने वाली डाक किसी उत्तरदायी व्यक्ति को देखरेख में खोली जानी चाहिए। लोचदार, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लोचपूर्ण होनी चाहिए ताकि उसे व्यवसाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। जैसे कोई फैक्ट्री पीतल के बर्तन बनाती है तो वहां मजदूरी के भुगतान पर सामग्री की अपेक्षा कठोर नियंत्रण होना चाहिए। यदि यही फैक्ट्री अब चांदी के बर्तन बनाना शुरू कर दे तो नियंत्रण मजदूरी से हटकर सामग्री पर अधिक कठोर होना होगा। आंतरिक निरीक्षण व स्वचालित प्रक्रिया नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं। प्राय यह समझा जाता है कि आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एक बार लोगों के कार्यों को निर्धारित कर दिया जाता है, फिर सब व्यवहार अपने आप ढंग से होते रहते हैं। यह धारणा मिथ्या है। आंतरिक निरीक्षण एक मशीन के समान स्वचालित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मानव तत्व अधिक होता है। उदाहरण के लिए, एक उच्च अधिकारी का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह संबंधित पत्रों की जांच के बाद भुगतान के लिए जारी किए गए चेक पर हस्ताक्षर कर दे। ये संबंधित पत्रक, बीजक, क्रयादेश पत्र तथा स्टोर कीपर की माल प्राप्ति आदि से हो सकते हैं। किन्हीं कारणों से उच्च अधिकारी बिना जांच किए ही चेकों पर हस्ताक्षर कर देता है। हो सकता है कि वह आलसी हो, अथवा उसे अपने अधीन कर्मचारियों पर बहुत अधिक विश्वास हो, अथवा वह अन्य दृष्टिकोण से इस कार्य को अनावश्यक समझता हो। इसी प्रकार संभव है कि वह अपने सावधानी, निष्ठा एवं ईमानदारी से पूरा नहीं करते हों। यद्यपि ऐसा कठिन समय प्रश्न अवश्य प्रतीत होता है कि सभी कर्मचारी ऐसा रुख अपना लें, ताकि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में तो एक कर्मचारी का कार्य दूसरे व्यक्तियों द्वारा स्वतः ही जांच किया जाता है। फिर भी प्रबंधकों द्वारा देखभाल के अभाव में हो सकता है कि धीरे धीरे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के दोष बढ़ते जाएं और जिस सावधानी के लिए लागू की गई थी वह सावधानी कायम न रह सके। इसीलिए तो समय समय पर प्रबंधकों द्वारा इस प्रणाली की समीक्षा, रिव्यू की जाती है तथा वे देखभाल करते रहते हैं कि उसी सतर्कता के साथ कार्य कर रही है अथवा नहीं। अतः यह कहा जा सकता है कि आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए प्रबंधकों द्वारा अलग अलग समय समय पर जांच किया जाना व देखभाल, सुपरविजन करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।